गुड इवनिंग बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो क्लास 12 का यूनिट सेकंड है। इसका फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने कल देखा था, उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टडी को। हम लोगों ने कल पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात हम लोग किए थे, तो कहे थे कि ये वर्कडन होता है किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर इनफाइनाइट से उठा करके और इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं तो जितना वर्कडन करना होगा उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको कहा गया था सिर्फ V से डिनोट करते हैं और V इक्वल टू W/Q0 उसका फार्मूला होता है। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। पोटेंशियल डिफरेंस में हम लोगों ने कहा था कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है किसी दो पॉइंट्स के बीच के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही डिफरेंस होता है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस पीडी के नाम से जानते हैं। दोनों का यूनिट सेम हुआ था, जूल पर कूलम, जिसको वोल्ट के नाम से हम लोगों ने लिखा था, डायमेंशन लिखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने बात किया था स्केलर और वेक्टर की बात की थी। अगेन हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज होगा, उससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी था और उस पॉइंट पी पर इंफिनिटी से किसी टेस्ट चार्ज को उठा करके ला रहे थे, तो कितना वर्कडन कर रहे थे, कितना वहां पे पोटेंशियल होगा, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि सिस्टम ऑफ चार्ज होगा, ग्रुप ऑफ चार्ज होगा, बहुत सारे मल्टीपल चार्जेज होंगे, उनके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पर। और फिर भी इसके आगे भी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, इसकी भी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए और सर्च करके देखिए, सब्सक्राइब करके सर्च करके देखिए। फर्स्ट वीडियो इसका आपका अपलोड हो गया है कल का ही। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको ये सेकंड वीडियो बहुत ज्यादा पल्ले नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा। इस वजह से पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, अगेन फिर सेकंड वीडियो पे विजिट करिएगा और सेकंड वीडियो भी देख लीजिएगा, जिससे आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जो टॉपिक्स है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा और आप एग्जाम में बेटर कर पाएंगे। आज की क्लास में हम बात करेंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से ही रिलेटेड होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ही पार्ट होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। न्यूमेरिकल के व्यू से अगर बात करें तब भी न्यूमेरिकल के व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और अगर थ्योरेटिकली भी बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही पहुंच जाए और आप आराम से वीडियो देख सके, वीडियो खोजने में दिक्कत ना हो। चलिए तो पढ़ते हैं। सबसे पहला आज हमारा का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर बात किया जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, तो इक्वी अगर देखा जाए तो हमने यहाँ पे गैप ऑलरेडी छोड़ा है। क्या है इक्विपोटेंशियल? इक्वी का मतलब क्या होता है? इक्वल। क्या होता है? इक्वल। पोटेंशियल का मतलब आप समझते ही हैं, और फिर सरफेस है तो सरफेस का मतलब आप समझते ही हैं कि कोई सतह होगा, कोई रीजन होगा, कोई एरिया होगा और जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी, तो उस तरह के सरफेस को ही हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। यानी कि अगर एक चार्ज हम रखते हैं यहाँ पर प्लस क्यू, तो प्लस क्यू के चारों तरफ का एक ऐसा सतह, एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर, चाहे हम यहाँ देखें, यहाँ देखें या यहाँ देखें, किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी, हर एक पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो इस तरह का ये जो सरफेस बना हुआ है, इसी सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानेंगे। यानी कि हम लोग डेफिनेशन क्या कहेंगे? द सरफेस अराउंड द चार्ज ओवर विच एट एनी पॉइंट द पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने डेफिनेशन लिखा भी है, अ सरफेस ओवर विच द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। अ सरफेस ओवर विच, एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो सेम होगा, तो इस तरह से हम कहेंगे कि इस तरह के सरफेस को हम क्या कहते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। इसको अगर दूसरे तरह हम लोग डिफाइन करना चाहें
इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? तो दूसरा भी डिफिनेशन हम आसानी से इसका बोल सकते हैं कि एक ऐसा सरफेस जिनके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर देखें पोटेंशियल डिफरेंस, अभी हम लोगों ने ये सरफेस बनाया है, हम क्या कह रहे हैं, दो पॉइंट्स इसमें लें, अगर इसको ए कहें इसको बी कहें, ए और बी के बीच का अगर हम वी बी माइनस वी ए करते हैं तो क्या आएगा, बी पर भी बी है और इस पर भी बी है, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि किसी चार्ज के चारों तरफ का एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालें तो 0 आए, तो इस तरह के सरफेस को हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। या फिर अगर हम बात करें कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था W इक्वल टू वी क्यू, हम लोगों ने पढ़ा था W इक्वल टू वी क्यू नॉट, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमने निकाल लिया। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था डेल्टा V। अगर हम क्या कहें, एक चार्ज यहां पर है क्यू नॉट, और इस चार्ज को उठा करके यहां से इस तरह से घुमाते हुए इस पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं, तो अगर कहें कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्कडन ना करना पड़े, तो इस कंडीशन में, क्योंकि यहां पर ए और ये डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 0 होगा, तो हम कहेंगे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी किसी एक ऐसा सरफेस जिस पर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्कडन ना करना पड़े, तो इस तरह के सरफेस को भी हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के नाम से जानते हैं। ये अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम के व्यू से क्लास 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर में नियर अबाउट हर एक साल किसी न किसी पेपर सेट में पूछ दिया जाता है। इस वजह से आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हो सकता है कि आपके पेपर सेट में आ जाए और आप अच्छे से लिख करके चले आए। चलिए, तो इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि कुछ ऊपर लिखेंगे, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा, बीच बीच में हम इरेज करते जाएंगे, ठीक है। फिर समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। रीजन क्या होता है, हम लोगों ने कल के वीडियो में पढ़ा था, कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट की बात किया था हम लोगों ने, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a point in the electric field is called electric potential। यानी कि हमने कहा था कि एक कोई चार्ज है प्लस क्यू, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं तक, पी तक है, और इन्फिनिटी से किसी चार्ज को हम उठा करके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं, तो जितना वर्क डन करते हैं उसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, यहां पर हमने कहा था कि इस क्यू नॉट की वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिट होना चाहिए। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के लाने में जितना वर्क किए थे उसी को पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहे थे। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या कहते हैं कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करेंगे हम उसी को कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो समझते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात को हम लोग एकदम सिंपल सी बात करेंगे। एक मान लेते हैं ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू से r डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट B है, इन्फिनिटी से किसी चार्ज Q प्लस Q2 को उठा करके हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से उठा करके B पर ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से यहां से उठा करके यहां तक लाने में जो वर्क डन किया गया होगा उसी वर्क डन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानेंगे। तो हमने स्टेटमेंट ऑलरेडी लिखा है कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा हमने कि एक चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जितना वर्क डन करेंगे उसी वर्क डन को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। इट्स कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड डिनोटेड बाई कैपिटल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिनोट करते हैं हम, कैपिटल U से डिनोट करते हैं। फिर हमने क्या लिखा, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, कंसीडर अ सिस्टम AB ऑफ चार्ज प्लस Q1 एंड प्लस Q2। एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, Q1 और Q2 का एक चार्ज है, सिस्टम है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा है। इस फिगर में हमने दिखाया है Q1 और Q2
चार्ज का एक सिस्टम AB है जो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखा है। जब r डिस्टेंस पर रखा है तो इनके बीच कंफर्म है कि फोर्स भी लगा होगा और उसको हम कूलम्ब्स लॉ के हेल्प से कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन उसकी बात हम लोग अभी यहाँ नहीं करेंगे, है ना। सेपरेटेड बाय अ शॉर्ट डिस्टेंस r, ठीक है। टू फाइंड, फिर हमने लिखा है टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B, लेट अस कंसीडर द Q2 इज एट इंफिनिटी। इन दोनों के थ्रू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हमने लेट कर लिया कि ये जो चार्ज Q2 है वो कहां पर था, इंफिनिटी पर था। अब क्या करेंगे, इंफिनिटी से उठा करके जब इसको B पर लाएंगे तो इंफिनिटी से B पर लाएंगे तो कुछ ना कुछ वर्कडन करना पड़ेगा, और वही वर्कडन क्या होगा, इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर देखें तो इन दोनों के बीच Q1 के थ्रू पॉइंट B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, तो हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, लेकिन यहाँ चार्ज Q1 है इस वजह से हमने लिख दिया Q1 बाई R। अब हम जानते हैं कि जब चार्ज Q2 को इंफिनिटी से उठा करके B पर ला रहे हैं तो कुछ वर्कडन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा वर्कडन, W इक्वल टू V1 Q2 पोटेंशियल हमने V1 यूज किया और चार्ज हमने Q2 यूज किया। रीजन ये है कि V1 इसी का जो है पोटेंशियल पॉइंट B पर है और Q2 चार्ज को इंफिनिटी से उठा करके B पर लेकर के आ रहे हैं, इस वजह से हमने पोटेंशियल में V1 को यूज किया और चार्ज में Q2 को यूज किया, Q1 को यूज नहीं करेंगे। तो हमारा W इक्वल टू हो जाएगा, यहां से V1 की वैल्यू पुट कर देंगे तो W इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R। अब क्या देख रहे हैं कि ये जो वर्क है यही क्या होगा, इस सिस्टम में एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और जिसको हम लिख देंगे U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और K और Q1 Q2 बाई R। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क डन इन रोटेटिंग। इसको तब तक इरेज कर देते हैं, कुछ लिखेंगे, कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक, जो है हमारा वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक कोई डायपोल रखा है AB, एक कोई डायपोल रखा है AB। कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ गया है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लेफ्ट टू राइट है। तो कंफर्म है कि यहां चार्ज रहा होगा +Q और यहां चार्ज रहा होगा -Q, और इस पर एक फोर्स लगा होगा, इस पर एक कपल फोर्स लगा होगा जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, है ना। टॉर्क के बारे में पढ़ा था और कहा था कि जब पैरेलल होती है तो उस पर कपल फोर्स नहीं लगता, रीजन ये होता है कि दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, है ना। तो अब क्या करना है, हमको इनको रोटेट करना है, हमें इनको क्या करना है, रोटेट करना है, और रोटेट करना है तो कुछ हमको वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने का मतलब कि इनको जब यहां से पकड़ करके ऐसे घुमाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इनको घुमा करके कर दिया जाता है ऐसे, इनको घुमा करके कर दिया जाता है ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा -Q, F फोर्स लग जाएगा, ये हो जाएगा -Q, और ये इधर F फोर्स लग जाएगा, ये हो जाएगा प्लस चार्ज, है ना। इनके बीच का डिस्टेंस आप लोग जानते ही हैं कि डायपोल है तो 2L होगा। अब क्या देख रहे हैं कि मान लेते हैं ऐसे ये था, और जब ये ऐसे घूम करके जा रहा है तो तुरंत तो थीटा एंगल बना नहीं देगा। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर ये अल्फा एंगल पर इंक्लाइन था, अल्फा एंगल बनाया हुआ था, तो अल्फा एंगल पर था, तो इनके बीच जो टार्क लगेगा वो कितना लग जाएगा, टाउ इक्वल टू P sin थीटा लग जाएगा। तो हमने स्टेटमेंट लिखा है, इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उसको रोटेट कराने में जो वर्क किया जाएगा उसी को हम कहेंगे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वही हमने लिखा है, इफ अ डायपोल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड
इज रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इस कंडीशन में जब ये है तो ये रेस्ट में होगा, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे होंगे, इस पर कोई रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा होगा, 0 लगा होगा। ये कंडीशन नहीं है ऐसा कि घूमेगा। घुमाने के लिए हमें क्या करना होगा, बाहर से फोर्स देना होगा, बाहर से वर्क डन कराना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन वर्क हैज टू बी डन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको रोटेट कराने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। दिस है ना, लेट अ डायपोल ए बी ऑफ डायपोल मोमेंट Q इंटू 2L। कंसीडर हमने किया कि एक डायपोल है जो जिसका डायपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2L है, ये तो हम लोग पहले से पढ़ते जा रहे हैं। रोटेटेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट किया जा रहा है ना। लेट एट एनी इंस्टेंट, इसी समय जब इसको हम धीरे धीरे यहां से घुमा रहे हैं ऐसे, तो तुरंत तो थीटा एंगल बना नहीं देगा। एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण किसी समय पर ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से इससे जो है एंगल अल्फा बना रहा है। उस कंडीशन में इस पर जो लगने वाला टार्क हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ इक्वल टू पीई साइन अल्फा। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि जब इसको हम यहां से थोड़ा सा घुमा रहे हैं, अल्फा एंगल घुमा रहे हैं, या फिर सबसे पहले जब थोड़ा सा डी अल्फा एंगल घुमा रहे हैं, तो डी अल्फा एंगल घुमाने में कुछ ना कुछ वर्कडन होगा, और उसको कहेंगे हम लोग डी डब्ल्यू इक्वल टू टाउ डी अल्फा। इस तरह से होगा छोटा कोण। अगर हम कहें कि इसको 0 से लेकर के थीटा एंगल तक अब रोटेट कर दिया जाए, 0 से क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल तक, तो जब 0 पे रहा होगा तो वर्कडन 0 हुआ होगा, और जब थीटा पे होगा तो वर्कडन कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और इसका लिमिट मिल गया 0 से लेके थीटा तक। वही हमने क्या किया, यहां W इक्वल टू लिखा 0 से लेके थीटा तक, और पीई साइन अल्फा डी अल्फा, यहां टाउ की वैल्यू हमने लिख दिया, यहां से हमने टाउ की वैल्यू लिख दिया पीई साइन अल्फा। अब हम जानते हैं कि पीई जो है कांस्टेंट क्वांटिटी है, यूनिफॉर्म ये भी है और ये भी फिक्स क्वांटिटी है, तो पीई को हमने बाहर निकाल लिया, और साइन अल्फा का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हो जाता है माइनस कॉस अल्फा। साइन थीटा का जब इंटीग्रेशन करते हैं डी थीटा के रिस्पेक्ट में तो हो जाता है माइनस कॉस थीटा। तो वही हमने साइन अल्फा का इंटीग्रेशन किया तो हो गया माइनस कॉस अल्फा, और लिमिट हमने ऑपरेट कर दिया 0 से लेकर थीटा तक। जब हमने लिमिट ऑपरेट किया, इस माइनस को हमने बाहर निकाल लिया, तो जब बाहर हमने निकाला तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और cos 0 की वैल्यू हमारा हो जाता है, यहां से एक लाइन और लिख लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा W इक्वल टू माइनस पीई, और ब्रैकेट में क्या, इस यहां पे इसको अगर लिखें तो माइनस पीई ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया, इस माइनस का मल्टीप्लाई किया हमने, तो अगेन हमारा ये लाइन मिल करके आ गया। और यही हमारा क्या होगा, दिस इज द वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यही वर्क डन जो होगा किसी डायपोल को, जो हमने यहाँ फिगर में दिखाया है, इलेक्ट्रिक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट कराने में वर्क डन होगा, जो कि हमने इतना फार्मूला कैलकुलेट किया। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि अगर देखें तो इस टॉपिक से न्यूमेरिकल मैक्सिमम केसेस में आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड में आते हैं, या फिर जेई नीट वगैरह में भी आते हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है जो हमने ऑलरेडी नीचे लिख रखा है, उसको भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। क्या है हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक, कह रहा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमारा टॉपिक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम कहें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक डायपोल को यहां से उठा करके लेके आ रहे हैं। कहां से लेकर के आ रहे हैं, ये इंफिनिटी पर था, और इंफिनिटी से उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। तो इस डायपोल को लाने में कंफर्म है कि कुछ ना कुछ यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ वर्कडन करना होगा, और उसी वर्कडन को हम कहेंगे, वही वर्कडन जो है इस डायपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और उसको फॉर्मूला हमारा होता है U थीटा इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा,
है ना। इस फार्मूले के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि इस डायपोल को यहां से इंफिनिटी से उठा करके इस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा फार्मूला मिल जाएगा u थीटा इक्वल टू माइनस पी कॉस थीटा। आज के लिए बस इतना ही। आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में। इस चैप्टर का ही नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस आखिर किसी ऑब्जेक्ट का होगा, किसी मटेरियल का होगा, कंडक्टर का होगा, बैटरी से ये मिलता जुलता है कि नहीं है, सेल से रिलेटेड है या नहीं है, साथ ही साथ हम पैरेलल प्लेट वगैरह वगैरह की बात करेंगे, है ना। उसी में हम लोग पढ़ेंगे पोलर ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन पोलर ऑब्जेक्ट्स, साथ ही साथ हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। बहुत सारी टॉपिक है उसमें भी हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।